Yes, sir. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon, Abhishek. Good afternoon. Abhishek, first of all, welcome to EduTap. And उससे भी Yes, बहुत sir. बड़ी बात कि many congratulations that you have secured 173rd rank in your UPSC EPFO एग्जाम। तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और Thank you, sir. जी, तो अभिषेक, जैसे कि सबसे पहला सवाल, कैसा लग रहा है आपको आफ्टर सिलेक्शन? A big relief. बिट रिलीफ, ओके। तो Yes, sir. अभिषेक, चलिए आगे चलने से पहले देखिए, हमारे काफ़ी यंग एस्पिरेंट्स भी जो हैं वो इसको देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो ऑब्वियसली मतलब यू आर जस्ट अ टाइप ऑफ मोटिवेटर फॉर देम, ठीक है, वो आपको सुनेंगे। तो आपकी आज Yeah. हम आपके साथ जनरल बात करेंगे, ठीक है। आप अपनी Yes. स्ट्रेटजी के बारे में, प्रिपरेशन जर्नी के बारे में आप बताएंगे, लेकिन हम स्टार्टिंग करना चाहते हैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से कि कहाँ से आपने 10th क्लास, +2 क्लास आपने कंप्लीट करी। देन उसके बाद फिर आपने क्या सोचा था? +2 में ही आपने सोच लिया था कि इस साइड जाना है, या फिर कुछ और प्लान्स भी थे आपके? सर क्लास 10th के बाद ही ये मतलब कंफर्म हो गया था कि इंजीनियरिंग के साइड जाना है। तो उसके लिए फिर कोचिंग 10 to 12 हुआ था। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन भी की एनआईटी अगरतला से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद लेकिन फिर इंजीनियरिंग में भी मुझे वहाँ ये ये फिर मेरे दिमाग में आ गया कि आईटी में नहीं जाना है मुझे। आई डू नॉट लाइक दिस जॉब एज सच। तो मुझे ये था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, तो मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की। और जस्ट मैं कॉलेज पास आउट होकर ही मैं इस प्रिपरेशन में आ गया था यूपीएससी की। ओके। तो आपने जैसे एनआईटी अगरतला से अपनी बीटेक करी है, राइट? यस। तो यू आर यस। एनआईटी ग्रेजुएटेड, तो उस टाइम आपको यस। ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स के लिए ऑफर भी अच्छे आ रहे होंगे। तो यस उस सर। टाइम आपके ध्यान में प्लस नहीं आया कि मैं ये प्लेसमेंट ज्वाइन कर लूँ सो दैट कि एक इनकम का सोर्स मेरे साथ हो जाए और मैं फिर अलोंग साइड बाय साइड जो है वो यूपीएससी की तैयारी करूँ? ऐसा कभी ख्याल आया आपके मन में? नहीं सर, ये एक बात हमेशा से मेरे साथ क्लियर रही है कि क्या मुझे नहीं चाहिए। तो मैं ये काफी रिजिडली रिजिड था कि मुझे आईटी में तो नहीं ही जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं था। ओके। हालांकि तो आपके ये कौन से ईयर बाकी में जो है वो फैकल्टीज भी। आप ग्रेजुएट हुए थे? 2018 में, राइट? यस सर। 2018 यस। में आपने ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट करी और उसके बाद आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, राइट? यस सर। तो फिर यस। अभी 2018 और नाउ इट्स 2025, तो कैसे गुजरे आपकी ये 6-7 साल? क्या किया आपने इसमें 5-6 सालों में, और कितने आपने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए? सर मैंने 6 अटेम्प्ट दिए लगातार और ओके। 6 बार प्री हुआ है। लेकिन मेंस नहीं हो पाया एक भी बार। ओके। तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में तो मैं नॉन सीरियस ही बोलूंगा, जो हम्म। इंक्लूडिंग कोरोना पीरियड। लेकिन थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ तब मैं थोड़ा इधर उधर देखने लगा कि और कुछ भी एक बैकअप प्लान होना चाहिए। उसी वक्त मुझे ईपीएफओ और अदर थिंग्स के बारे में पता चला था, नाबार्ड के बारे में। तो मैंने फिर इधर सोचा कि आई मस्ट गिव इट अ शॉट। देन आई डिड इट। तो 1 साल तो डिले हो गई इसके रिजल्ट आने में। प्रोसेस काफी ओके। डिले हुआ इसका। Yes. तो अभिषेक, आपने जैसे 6 मेंस जो हैं वो आपने लिखे हैं यूपीएससी के, राइट? Yes, sir. तो आप जब Yes. मतलब आपने 5-6 मेंस लिख दिए, तो उस टाइम आपके दिमाग में ये डिमोटिवेशन वाला या फिर इस तरह का कोई ख्याल नहीं आया कि मैंने इतने मेंस दे दिए और ये हो नहीं रहा है? उस टाइम आपने नहीं सोचा कि मतलब अब क्या, कैसे होगा आगे, किस तरह से कराएंगे? तो एक मल्टीपल थॉट्स जो है वो एक स्टूडेंट्स के, एक एस्पिरेंट के दिमाग में चलते हैं, क्योंकि आपकी एज भी जो है वो मतलब पास ऑन हो रही Yes. है, राइट? आप Yes, sir. ग्रेजुएटेड Yes. हो, 4-5 साल हो चुके हैं, है ना? तो एक Yes, sir. मतलब बच्चे के दिमाग में बहुत सी चीजें आती हैं, तो आपने उस चीज से कैसे टैकल किया और खुद को उस चीज से कैसे मतलब बाहर निकाला और एक फोकस रहे अपनी जर्नी के और अपने गोल की तरफ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इतने सारे फेलियर्स मिल रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना चाहिए, तो वो मैंने भी किया। और लेकिन फिर भी सीरियस अटेम्प्ट्स भी दिए 2 अटेम्प्ट के बाद, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि एक प्लान बी होना चाहिए, एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो ये मेरा बैकअप प्लान था कि कोई ऐसा एग्जाम हो, मुझे लगा कि मेरी शायद राइटिंग की जो क्षमता है उतनी हम्म। अच्छी नहीं है, तो और प्री हो जा रहा है तो कोई ऐसा एग्जाम हो कि जिसमें लिखना ना पड़े। तो मुझे दिखा कि ईपीएफओ ऐसा एक एग्जाम है, तो मैंने दिया और प्रिपरेशन की और हो गया। तो अभिषेक, आप बेसिकली कहाँ से हैं और आपके फैमिली में कौन कौन है वैसे? सर मैं बेसिकली बोधगया से हूँ। जी। और मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं।
मेरा छोटा भाई है जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। ओके। तो जैसे आप बिहार से हैं तो आपने बीपीएससी की भी आपने करा होगा, उसकी भी यस तैयारी सर। की होगी, तो यस उसके भी सर, मैंने आपने दो। प्री। यस। ओके। मैंने तो आपने सिक्सटी उसके। एट एंड 68th एंड 69th मेंस दिया है मैंने बीपीएससी ओके, का। तो मतलब 2 मेंस आपने और बीपीएससी के भी लिखे हैं, राइट? यस। तो अभिषेक फिर तो जैसे ये इसके अलावा आपने नाबार्ड का एग्जाम भी दिया, जैसे यस कि सर, आपने उसमें कहा। भी प्री हुआ था। यस सर। ओके, यस। तो मतलब आपने काफ़ी एग्जाम्स जो है वो क्वालिफाई किए हैं, लेकिन एट द एंड आपको सक्सेस जो है वो ईपीएफओ में ही मिली, और ईपीएफओ का ये आपका फर्स्ट यस सर। अटेम्प्ट था? यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था ओके, तो ईपीएफओ में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप जो क्लियर हो गए हैं, तो नाउ एक यस। आपके पास जो वो सेट हो चुका है कि यू आर नाउ एन ऑफिसर, राइट? तो अभिषेक यस। फिर आगे का आपका क्या प्लान है, कि आप यहीं तक ही यहाँ पे सीमित रहना चाहते हैं, या फिर आपका कोई और प्लान है कि आपके आपने कुछ और भी करना है, या कोई और एग्जाम की साथ में तैयारी करनी है? तो पहले था कि जब नहीं हो पा रहा था तो प्रेशर था कि एक जॉब लेनी है, तो अब जॉब सिक्योरिटी है। लेकिन फिर मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने 78 बीपीएससी दिया है प्रीलिम्स। हम्म। अभी उसका रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन एंटिसिपेटेड है कि मेरे फेवर में होगा। मैं पास हो जाऊंगा तो मैं वो उसकी तैयारी करूंगा अभी, 70th मेंस की। और एक और चीज है मेरे दिमाग में, आरबीआई ग्रेड भी, तो मैं उसके लिए भी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी आपके मतलब फर्दर गोल्स हैं कि आपने इसके अलावा भी और एग्जाम्स की तैयारी करनी है। यस सर। यस। ठीक है। तो अभिषेक, जैसे कि अगर मैं आपसे सिंपल अगर मैं कुछ सवाल पूछूं, कि यस। जैसे कि आज के एस्पिरेंट्स होते हैं कि एक दो अटेम्प्ट में नहीं हुआ क्लियर, है ना, तो वो तैयारी छोड़ यस देते सर। हैं, राइट? वो यस सर। डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो किसी और तरफ जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे को मतलब सिलेक्शन तक तैयारी करनी चाहिए, या फिर कुछ एक 2-4 साल देने चाहिए और उसके बाद उन्हें अपना कुछ अदर प्रोसेस अदर थिंग्स में भी जो है वो ध्यान देना चाहिए? आप क्या सजेशन करोगे उनको? सर, ये काफी पर्सनल चॉइस है कि कुछ लोग का ये मानना है कि मैक्स 2 अटेम्प्ट ठीक है, अगर उतने में किसी को भी पता चल जाता है कि इफ दे आर मेड फॉर इट और नॉट, तो वो उनकी इनर कॉलिंग होती है कि उनसे वो पता चल जाता है। मुझे हमेशा लगता था कि मैं कहीं ना कहीं अटक जाऊंगा, फाइनली हो जाएगा। तो मैं इसलिए इतना लंबा प्रिपरेशन साइकिल भी रहा मेरा, और ये भी है कि मैं साइकिल में ही बंधा हुआ था, प्री मेंस। तो फिर भी एक ये तो ये भी कहा जा सकता है कि काफी गोल्डन पीरियड है। तो एक ही चीज पे आप आग बंद करके आप एक ही डायरेक्शन में चलते रहें, ये भी समझदारी नहीं होगी। तो यू कैन ऑलवेज लुक फॉर अल्टरनेटिव्स। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, मेडिकल इंजीनियरिंग, एमबीए, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट। या फिर कोई और एग्जाम जैसे आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, ईपीएफओ, स्टेट पीसीएस, ये सब पे ध्यान देना चाहिए, जो कि बच्चे देते भी हैं। मैंने देखा है, मैंने अपने कई जो मेरे फ्रेंड्स थे, एस्पिरेंट्स थे, वो गए हैं इधर। तो ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक ही चीज में आप लगे रहिए, एक्सप्लोर करने चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और ध्यान से, जो भी एक कॉलिंग हो आपकी, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि प्रिपरेशन जारी रखें तो जारी रखिए पूरी मेहनत से। और अगर लगता है कि अब हो गया आपका, तो फिर एक्सप्लोर अदर थिंग्स। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। तो जैसे अभिषेक, आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी, उसके मेंस लिखे आपने इतने ज़्यादा। ईपीएफओ की जब यस। हम बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो शायद आपके बैकग्राउंड के नहीं है, जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड यस। के हैं, राइट? यस आपने उस चीज़ को किस तरह से मैनेज करा, उस चीज़ को कैसे आपने जो वो साथ साथ कंटिन्यू करा? सर, ईपीएफओ का जो प्रिपरेशन है, मैंने 1 महीने करा है एग्जैक्ट। और मैं यूपीएससी प्रीलिम्स देकर आया था 2023 में। उसके अगले दिन से ही मैंने शुरू किया था। और इसका एग्जाम था 2 जुलाई को, 2023 को। तो मैं इसके प्रिपरेशन के लिए मैं पहले देख रहा था यूट्यूब पे, मैंने सर्च किया। तो बहुत सारे कोचिंग्स के वीडियोस रिकमेंडेशन आए, तो मैंने एक्सप्लोर किया। उसमें से अच्छा लगा एक दो। फिर मैंने फाइनली एडुटैप का ही कोर्स खरीदा, पेड कोर्स खरीदा है। और मैंने 1 महीने उसी से प्रिपरेशन की है। और इसी बीच प्रिपरेशन के दौरान ही उस प्रीलिम्स का, यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ गया, तो उसमें मेंस लिखना था मुझे। फिर भी हम्म। मैंने जारी रखा इसी का, कि मैंने 15-20 दिन कर लिया इसकी प्रिपरेशन, तो मैं एग्जाम अच्छे से ही दूंगा। तो मैंने प्रिपरेशन जारी रखी 1 महीने पूरे, और मैंने दिया। तो एड्यूटैप से ही मैंने किया था। और मैंने बस थोड़े बहुत इधर उधर वीडियोस भी देखे हैं यूट्यूब पे, बस बट मेनली एड्यूटैप से। ठीक है, तो जैसे अभिषेक देखिए, अगर हम बात करें 2023 और फिर 2024 में आकर जो है वो आपका इंटरव्यू होता है लास्ट में, है ना, तो एक यस डेढ़ सर। साल का जो यस। ये गैप है, तो यस सर। उस टाइम वो जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड को यस आपने सर। किस तरह से किया? ऑलरेडी आप बाकी एग्जाम्स भी दे ही रहे थे, लेकिन साइड बाय यस। साइड आपके दिमाग में ये भी होगा कि मेरा ईपीएफओ का इंटरव्यू आ सकता है कभी भी।
है ना? तो यस आपने वो इंटरव्यू वाली जो प्रिपरेशन थी वो कंटिन्यू रखी, या फिर उसके बीच में से गैप पड़ गया और जब इंटरव्यू की डेट आई उस टाइम ही आपने प्रिपेयर करना शुरू करा? तो वो जो चीज़ थी, वो जो गैप था 1 डेढ़ साल का, वो किस तरह से यस आपने यस। मैनेज करा ईपीएफओ के इंटरव्यू के लिए? सर एक्चुअली ईपीएफओ का रिजल्ट 20 दिन में ही आ गया था, तो मैं काफी डर गया था कि कहीं जो मैं मेंस दे रहा हूँ उसके बीच में इंटरव्यू प्रोसेस ना शुरू हो जाए। लेकिन फिर इतनी देर हो गई कि मैं मतलब छूट ही गया था कि अब नहीं हो रहा है, नहीं आ हुँ, रहा है हुँ। शेड्यूल। तो बीच में गैप आ गया था, सर्टेनली मैं अदर एग्जाम से फोकस कर रहा था। और यही वो टाइम है 1 डेढ़ साल का, मतलब पूरे प्रिपरेशन साइकिल में, जिसमें कि थोड़ा स्ट्रेस भी हुआ है मुझे, मतलब कि जो हो जाना चाहिए, साइकिल तो कंप्लीट हो कम से कम। बिल्कुल। तो ये एक डिफिकल्ट पीरियड था, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए, तो अभिषेक, जैसे कि अगर हम आपकी बात करें डेली रूटीन की, क्योंकि आप जॉब तो नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहे थे। यस तो ऐसे बोलते हैं कि 15-16 घंटे की पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। तो क्या आपको जेनुइनली लगता है कि इतने घंटे पढ़ के ही बच्चा पेपर निकाल सकता है? सर, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए हो रही है बात? हाँ, जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, नहीं। चाहे यूपीएससी, ओके, ईपीएफ यस है, सर। सिविल सर्विसेज है। यस, नो नो, 15-16 घंटे इज ओवर ओवरकिल, और मतलब मुझे नहीं लगता है कि एक हेल्दी वे में उसको सस्टेन किया जा सकता है। एक होता है टॉप स्पीड, एक होता है क्रूज स्पीड। आप टॉप स्पीड पे बहुत देर तक नहीं चल सकते। तो बिल्कुल। अगर 8-9 आवर्स के अगर आपका लॉन्ग टर्म एवरेज है, आप अब तो काफी सारे एप्स आते हैं, तो उस पर अगर आप ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक करना भी चाहिए हुँ, हुँ। कि आपकी डेली रूटीन में आप कितना पढ़ रहे हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म एवरेज आपका 9-10 घंटे है, इट्स फैंटास्टिक। उतना कोई कर नहीं पाता है, वो बोलने वाली बात। तो अभिषेक, क्या आप अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी थे? स्पोर्ट्स खेलते थे या फिर सिर्फ़ आप पढ़ते ही थे? तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मीन्स जनरली अगर मैं कोर्स की किताब ना भी पढ़ रहा हूँ तो मैं कुछ और किताबें पढ़ता हूँ, तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। और आजकल ये नेमेसिस है, अब सोशल मीडिया का मुझे थोड़ा सा एडिक्शन बोलूंगा, उसके लिए मुझे काफी अपने आप कंट्रोल करना पड़ा था। तो और सोशल मीडिया सर्फ सर्फ करता हूँ, यूट्यूब, ट्विटर, हुँ, हुँ। और बाकी वैसे इंस्टाग्राम हो गया, जो ज्यादा एडिक्टिव है उससे तो मैंने डीएक्टिवेट कर लिया मैं अपना अकाउंट। इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब तो नहीं, लेकिन यूट्यूब तो था। तो तो देखिए, आज यूट्यूब। जैसे आज के टाइम पे एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है, चाहे वो कोई भी यस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है। क्या यस। आपके जर्नी में भी सोशल मीडिया का उतना ही बड़ा रोल रहा? रोल तो सर जैसे यूट्यूब पे है, और टेलीग्राम पे फ्री मटेरियल्स मिल जाते हैं, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस हैं, तो बिल्कुल सही है कि एजुकेशन खासकर डेमोक्रेटाइज हो गया है। कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि पैसे की कमी या जगह की दिल्ली में ना हो, अगर तो हुँ, उससे हुँ। कोई दिक्कत आ रही है प्रिपरेशन में। तो इसका रोल तो बहुत है लोगों के लाइफ में, लेकिन हालांकि मैं, क्योंकि मैं दिल्ली में ही था, तो मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं बहुत ज्यादा मैंने इससे बेनिफिट लिया। हुँ, लेकिन हुँ। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जैसे कि एडू टैप का भी जो कोर्स था, ये ऑनलाइन ही था। तो इसे भी वाया सोशल मीडिया ही बोल सकते हैं कि अब ऑनलाइन बिल्कुल। इतना अच्छा हो चुका है। तो बहुत बेनिफिशियल है लोगों के लिए। और चलिए, कोचिंग बढ़िया है। हब्स का मतलब थोड़ा सा उतना प्रोमिनेंस नहीं रह गया, जो कि अच्छी बात है मेरे हाल हिसाब से। बिल्कुल। तो जैसे कि आप अभी इसके बाद दोबारा फर्दर जो है वो बीपीएससी एंड आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करते हैं, ठीक है? यस लेकिन अभी अगर, जैसे अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, जैसे अगर आप एस्पिरेंट्स को बताना चाहें, ठीक है, अपनी जर्नी यस के लिए, क्योंकि आपकी जर्नी, शायद मैं ये कहूँगा कि आपकी जर्नी अभी तक यहाँ रुकी नहीं है, क्योंकि आपकी जर्नी जो स्टिल यस कंटिन्यू है, राइट? तो यस आप एस्पिरेंट्स को ऐसे क्या चीज़ें जो है वो बताना चाहते हैं जिससे कि वो अपना एग्ज़ाम की तरफ फोकस भी रहे, स्ट्रेस भी कम लें, और यस अपना मतलब एक रिजल्ट ओरिएंटेड और उस तरह से प्रिपरेशन करें कि मतलब वो सिलेक्ट भी हो जाएं, ठीक है? यस सर। बेशक आपको हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा लग सकता है और बच्चे डीमोटिवेट ना हो। तो आप कुछ ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे वर्ड यूज़ कर सकता हूँ कि कैसे, कौन से मंत्र जो है वो आप उनको देना चाहेंगे कि एस्पिरेंट्स जो हैं वो मतलब स्ट्रेस फ्री होकर स्टडी करें और अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी करके जो है वो अच्छा मतलब वहाँ पे जो है वो रैंक हासिल करें। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं तो उसमें डिसिप्लिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। कि हम्म, आपका आपका जो भी शेड्यूल है, आपका 6 घंटे का शेड्यूल है पढ़ने का, जो भी आपने टाइम खुद से बना रखा है, उसको वो ठीक। फॉलो होना चाहिए। 6 घंटे का हो आपका शेड्यूल, चाहे 12 घंटे का हो, जो भी है आप अपनी मर्जी से कीजिए, लेकिन वो फॉलो होना चाहिए हर हालत में। हाँ, और ये ऑफ द कफ नहीं कि अभी पढ़ने का टाइम है, अभी मूवी देखने के लिए कोई बोल दिया तो मूवी देखने चले गए। मूवी देखने का आपको मैंने
देखिए, लेकिन उसके लिए पहले से आप स्पेसिफिकली टाइम निकाल कर रखिए कि मैं इस तारीख को इतने से इतने बजे तक मूवी देखूंगा, ये मेरा मूवी हम्म, देखने का टाइम है। तो अगर डिसिप्लिन होता है ना, तो आप हम हर चीज सही से कर पाते हैं कि अगर एंजॉय करना है तो एंजॉय सही से कर रहे हैं, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई सही से कर रहे हैं, और इस चीज से स्ट्रेस भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा चार्ट आउट है पहले से कि हम्म। कब क्या करना है, शेड्यूल होना चाहिए। उसके अलावा उसके बिना ठीक से नहीं हो पाएगा। तो अभिषेक, जैसे कि आपकी जर्नी में जैसे मॉक टेस्ट का रोल कितना रहा? जैसे बच्चे करते हैं कि बच्चे तैयारी तो बहुत करते हैं, लेकिन वो यस प्रैक्टिस सर। नहीं करते ज़्यादा, राइट? क्वेश्चंस यस को सर। प्रैक्टिस नहीं यस सर। करेंगे, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन यस। उनको नॉलेज बहुत होती है। तो क्या आपको लगता है यस। कि सिर्फ अगर आप नॉलेज के बेस पे आप एग्जाम देते हो तो आप क्लियर कर सकते हो, या फिर आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए? वो कितना बड़ा रोल जो हो प्ले करता है जर्नी में? सर मॉक टेस्ट का रोल बहुत बड़ा है, और एक बात मैं शुरू में क्लियर कर देता हूँ कि मॉक टेस्ट पे मार्क्स देखने के लिए नहीं है। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट इसलिए आप दे रहे हैं कि आपकी जो गैप से प्रिपरेशन है वो पता चल सके। हम्म, तो मैंने कुछ पढ़ा, मान लिया मैंने पॉलिटी पढ़ा, मैंने एक मॉक टेस्ट दिया सीधा पॉलिटी का, तो उसमें से जितने भी मार्क्स आए या जितने गलत हो गए, मैं वो वापस देखूंगा ना उस किताब में जाकर कि ये किताब में कहाँ रह गया था, मैंने पढ़ तो सारे ही लिया है। तो हम्म। वो मॉक टेस्ट देना और उसके बाद एनालाइज करना, वो मेन पार्ट है कि एनालिसिस होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद लिख लिख के रखिए कि आपने क्या गलती करा था, ताकि वो दोबारा गलत ना हो या कम चांसेस हो। अगर आप सेम ही मिस्टेक करते रहेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो तो अभिषेक, आपने जैसे मौका अपनी प्रिपरेशन करी थी, तो वो आपने घर से ही करी या फिर आप लाइब्रेरी वगैरह जाते थे, या किसी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी आपने पहले ज्वाइन किया था? सर पहले मैंने शुरू में कोचिंग ज्वाइन करा था मैंने, सिविल सर्विसेज के लिए। हम्म, उसके बाद मैं अ, उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाता था। मुझे पसंद है लाइब्रेरी जाना, मुझे मतलब ऐसा लगता था कि वो मेरा 9 to 5 रूटीन है। जैसे हम्म। लोग ऑफिस जा रहे हैं, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। तो एक थोड़ा मन में ये रहता था कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ वहाँ, बस वही करूँगा। तो मैं चलिए। लाइब्रेरी जाता था। और आप एस्पिरेंट्स को अगर मैं बताऊं कि जैसे लाइक यू आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट सिविल सर्विसेज, राइट? तो जो एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, लेट अस सपोज आप जो एस्पिरेंट्स फ्रेशली ग्रेजुएट एस्पिरेंट है, या फिर जो मान लो कि अभी लास्ट ईयर में अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में इस टाइम पढ़ रहा है, चाहे वो XYZ कोई भी स्ट्रीम का है, तो आप उनको यस क्या बोलना चाहेंगे कि क्या अभी से ही तैयारी शुरू होती है, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन 1-2 साल सर्च करके फिर जो है वो तैयारी करनी चाहिए, और आपको एक पर्टिकुलर गोल जो है वो सेट करना चाहिए, या फिर फाइनल ईयर से ही बच्चे को जो है वो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? किस तरह से आप उनको जो है वो बताएंगे, गाइड करेंगे? सर, जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, तो मुझे पता था कि मुझे प्लेसमेंट में नहीं बैठना है। तो अगर मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा और कोई काम नहीं, तो मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। मैंने लक्ष्मीकांत मंगवा लिया था ऑनलाइन ही, और मैं पढ़ता रहता था, मतलब 2-3 घंटे जो भी मुझे टाइम मिलता था। तो मैं ये, लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ फोर्थ ईयर में या फाइनल ईयर में आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये आपके कॉलेज लाइफ के कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसी पे मिस कर जाएं, क्योंकि वो टाइम नहीं आएगा दोबारा। प्रिपेयर आप 6 महीने बाद भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फ्री टाइम है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो सिर्फ, तब आप 2-3 घंटे दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा ना हो कि आपने डेडिकेट कर रखा है 10 घंटे, कॉलेज में ही 5 घंटे। जरूरी नहीं है, 2-3 घंटे हो गए बहुत। चलिए अभिषेक, बहुत बढ़िया। बाकी अभिषेक, अगर आप इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें अगर आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। यू आर फ्री टू शेयर एनीथिंग इफ़ यू वांट टू। अपनी शेयर तो जर्नी से सर जैसे रिलेटेड, अपने सक्सेस फेलियर से रिलेटेड, अपनी प्रॉपर सिलेक्शन तक की, या फिर आफ्टर सिलेक्शन अभी आप क्या फील कर रहे हैं? कैसा आपको लग रहा है घर में? क्योंकि ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स दोनों वर्किंग है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो एक अलग प्रेशर जो है वो एक स्टूडेंट पे रहता है कि अगर दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो बच्चे को भी एक होता है कि मैं भी जाऊँ, वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँ, या फिर एक अच्छा ऑफिसर बनूँ। तो वो किस तरह से जैसे आपने मैनेज किया, तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ अगर बताना चाहें तो। एक्चुअली सर यहाँ उल्टा था थोड़ा। एक्चुअली मेरे पापा ये नहीं बोले, मेरे पापा ने बोला था कि इंजीनियरिंग कर लियो, तो एमबीए कर लो, उसके बाद जॉब अच्छी हो ही जाएगी। लेकिन मुझे ये मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब पब्लिक सर्विस का एक्चुअली मेरे दिमाग में बहुत फितूर था। तो मैंने ही प्रेस किया कि नहीं, मुझे ये करना है, एमबीए नहीं करना है मुझे, दैट्स नॉट माय चॉइस। तो फिर उन्होंने भी सपोर्ट किया पूरा। और हाँ, और ये कहना चाहूंगा कि जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, टाइम फ्लाइज बाय। तो एक टाइट शेड्यूल होना चाहिए हर चीज का, हर दिन का, हर वीक का, हर मंथ का, हर ईयर का टाइट शेड्यूल होना चाहिए। क्योंकि जो भी मोमेंट पास हो रहा है, इट विल नॉट कम बैक, और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत है। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्तों
दोस्त की प्रमोशन हो रहा है, शादी हो रही है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है बहुत, चलिए। कि अगर आप इधर थोड़ी मस्ती कर रहे हैं तो टाइम जा रहा हम्म। है। चलिए बढ़िया अभिषेक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने काफ़ी चीज़ें जो है वो स्टूडेंट्स को, यंग एस्पिरेंट्स को बताई हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से जो है वो स्ट्रेस फ्री होकर तैयारी करनी चाहिए। तो एक प्रॉपर गोल जो है वो बच्चे का पहले से सेट होना चाहिए, सो दैट कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ जो है वो उस रूटीन को फॉलो करे। यस। और वंस अगेन बहुत बहुत आपको जो है वो बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप अपनी सर्विस थैंक में यू भी सर। इतना ही बेहतर करें जितना आपने अपनी जर्नी को जो है वो आपने एंजॉय किया है और अपने फाइनल सिलेक्शन दी है। और आफ्टर जो थैंक यू सर। सिलेक्शन है, जो आपकी एक ऑफिसर की लाइफ होगी, वो भी आप बहुत अच्छे से जो है वो ईमानदारी के साथ जो है वो करें। और हमारी थैंक शुभकामनाएं यू आपके साथ हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अभिषेक। सो थैंक यू सर। दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच अभिषेक, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर योर सर। फ्यूचर एंडेवर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। So thank you. थैंक यू सर। Thank you so much. थैंक यू सर। थैंक Okay, यू। Abhishek.